आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन में द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने वियतनामियों को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। क्या हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में? फ्रांस जर्मनी से शुरुआत में हार गया। 1939 में युद्ध शुरू हुआ, ठीक है, और फ्रांस जर्मनी से हार गया। अब फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गई। एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। उस समय जर्मनी का था संधि, जापान भी लड़ रहा था ना जर्मनी के तरफ से, तो उधर फ्रांस हार गया ना, तो जर्मनी का कब्जा हो गया, तो जर्मन समर्थित सरकार हो गया। तो उसके तहत में व्यवस्था ये बना कि जापान जो है तुम उधर जाकर के उस पर नियंत्रण कर लेना, ठीक है। तो जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोकिंग, फिर अन्नाम और अंततः पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैध शासन था, जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ में थी एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का था। जिस तरह से फ्रांस में भी तो फ्रांसीसियों का ही सत्ता है, लेकिन वहाँ जिस शुरू में जर्मनी से वो हार गया है तो जर्मन समर्थक सरकार है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ सरकार क्या है? फ्रांसीसी है, लेकिन जापानी समर्थक है। इसके फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों को अवसर मिल गया और वे जापानियों और फ्रांसीसियों दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने लगे। फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ था और लोगों का स्वाभाविक झुकाव इस तरफ बढ़ रहा था। हो चिन मिन के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियत मिन यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना करके पीड़ित किसान, आतंकित व्यापारियों, बुद्धिजीवियों सभी को अपने साथ शामिल करके छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। छापामार युद्ध नीति क्या होता है? जिसमें धात लगाकर हमला करता है फिर छुप जाता है, समझ गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया 1945 में। साथ ही अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। और जब अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया तो 1944 में अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। इधर 1944 में रसिया में हार गया जर्मनी, ठीक है ना। तो जर्मनी जब हार गया रसिया में तो वो भागना शुरू किया, उसकी सेना पीछे लौटने शुरू की। तो इधर फ्रांस भी आज़ाद हो गया जर्मनी से। अभी शुरू में कब्जा न हो गया 1940 में, लेकिन 4 साल बाद फिर से आज़ाद हो गया। जापान पर अमेरिका परमाणु आक्रमण कर दिया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। पता है ना तुमको, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, दोनों शहर नष्ट हो गया। जापान आत्मसमर्पण कर दिया तो जापान भी हार गया, ठीक है। तो अमेरिकी परमाणु आक्रमण के पश्चात पोट्सडम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी स्थिति में जापान की सेनाएं वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची थी कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित कर सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन के नेतृत्व में लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 ईस्वी को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि फ्रांस के पास अब इतनी शक्ति नहीं बची है कि खुद को पुनः हिंद चीन में स्थापित कर सके। इसका लाभ उठाते हुए क्या किया कि वियतनाम में जो राष्ट्रवादी है हो चिन मिन के नेतृत्व में, उसने क्या किया, शुरू में क्या है, हो चिन मिन के नेतृत्व में, तो हो चिन मिन ने क्या किया था, वियत मिन की स्थापना किया था। पीछे पढ़न जी, हो चिन मिन क्या किया था? हो चिन मिन ने वियत मिन की स्थापना किया और यही वियतनाम स्वतंत्रता लीग के नेतृत्व में क्या हो रहा है कि अब
लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो गई 2 सितंबर 1945 ईस्वी को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता घोषणा कर दी। इस सरकार का प्रधान हो चिन मिन बनाए गए। चूँकि हिंद चीन अनेक राज्यों में विभक्त था और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल कर जा रही थी, कंबोडिया, लाओस और अन्नाम में पुनः प्राचीन राजवंशों को प्रतिष्ठा मिली। पहले वाले जो राजा का वंश था ना, वही फिर यहाँ आ गया। इसी क्रम में अन्नाम का शासक बाओदाई बना, परंतु इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। तब देखिए, अन्नाम में बाओदाई शासक बन गया, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादी जो है सो उनके सामने इनके जनता का समर्थन है ना, तो इनको अब नए जो राजा हैं, फिर से जो बना है पुराना राजवंश, उसके राजा को टिकना कठिन था। अतः बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को ही अपना पद छोड़ दिया और वियतनाम एक गणराज्य बन गया। ठीक है, तो अन्नाम कहाँ है? वियतनाम में। हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसियों की क्या नीति थी, पढ़िए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्यों की पुनर्स्थापना में लग गए। फिर से ये अपना साम्राज्य को चाहते थे कि वापस ले आए। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था, अतः उसने एक नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई कि नए ढंग से हम उपनिवेश बनाते। फ्रांस की औपनिवेशिक योजना क्या था? फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा। कहा कि फ्रांस जो हमारा ये जो देश है ना, हम यूनियन बन के रहेंगे, तुम हमारे यूनियन में शामिल हो जाओ। जैसे भारत क्या है? संघ है, राज्यों का संघ है, इसमें अनेक राज्य जो है वो संघ है। तो उसी तरह से बोला कि संघ में आ जाओ, तुम हमारे यूनियन में आ जाओ, जिसके सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे, जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे, यानी फ्रांस के जो भी उपनिवेश हैं वो यूनियन बना लेंगे। इस तरह से दुनिया में अलग अलग जगह पर रहेंगे, लेकिन सरकार एक ही जगह से चलेगा। हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का स्वशासित अंग होगा। बोला कि फ्रांसीसी महासंघ जो हम बनाएंगे यूनियन, उसमें हिंद चीन में उसका खुद का शासन होगा, बस उसका विदेश और रक्षा मामले को हम नियंत्रित करेंगे। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचिन चीन को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीन संघ की विदेश नीति और सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। समझ गया ना? विदेश नीति और सेना पर हमारा नियंत्रण रहेगा, बाकी तुम अपना शासन करो। ठीक है। फ्रांस ने घोषणा की कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन बना दिया जाएगा, जिसमें अधीनस्थ उपनिवेश शामिल रहेंगे। इस महासंघ का एक अंग हिंद चीन भी होगा। अधीनस्थ उपनिवेशों की सेना और विदेश नीति पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। यह राष्ट्रमंडल का विस्तृत रूप जैसा था, परंतु जापानी सेनाओं के हटते ही फ्रांसीसी सेना जैसे ही सैगॉन पहुंची, वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध किया, यानी छुप छुप कर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी सेना सैगॉन में ही फंसी रही। अंततः 6 मार्च 1946 को हनोई में समझौता हुआ फ्रांस और वियतनाम के बीच में, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई मान लिया, यानी उसको स्वतंत्र मान लिया। साथ ही यह माना गया कि यह गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। ये मान लिया कि हिंद चीन संघ जो है फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। फ्रांसीसी सेना के तोकिंग में प्रवेश के अधिकार को भी मान लिया गया कि चलो आप तोकिंग में आना चाहते हो तो। जब कमज़ोर रहता है ना तो कुछ बात मानना पड़ता है। फ्रांस की महत्वाकांक्षा की नीति के कारण वियतनाम के साथ हिंद चीन संघ निर्माण पर समझौता नहीं हो पाया। अभी ये तो बात कर दिया कि यूनियन में रहेगा, लेकिन फ्रांस की महत्वाकांक्षा क्या है कि पहले के जैसा उसका शोषण करे। वह हर ऐसा उपाय करना चाहता था कि फिर से घुमा फिरा के उसी तरह से हम शोषण कर पाएँ, इसको लूट पाएँ। इस कारण हिंद चीन संघ निर्माण पर समझौता नहीं हुआ। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो। फ्रांस चाहता था कि वो नियुक्त करे अध्यक्ष को। वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ के सभी राज्य स्वतंत्र हो, यानी हाई कमिश्नर के अंदर में नहीं हो।
तभी फ्रांस ने कोचिंग चीन में एक पृथक सरकार स्थापित कर लिया। ठीक है, अलग से सरकार स्थापित कर लिया, जिससे हनोई समझौता टूट गया। हनोई समझौता में क्या हुआ था कि फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा हिंद चीन, एक संघ बनाया जाएगा हिंद चीन को, और उसमें फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। लेकिन उसने संघ बनाने के बदले में एक अलग सरकार बना लिया, इससे हनोई समझौता टूट गया। फ्रांस को कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी ताकतों का समर्थन मिल गया, जैसे वहाँ पर ऑस्ट्रिया का शासक था ना मैटरनिख, प्रतिक्रियावादी, तो जो पुराने व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं उसी को बोला जाता है। तो प्रतिक्रियावादी ताकत का समर्थन मिल गया, जिसके सहयोग से नवगठित सरकार चलने लगा। अब तक हो चिन मिन की ताकत इतनी नहीं हुई थी कि फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष मुकाबला कर सके, अतः पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया, छापामार युद्ध फिर से शुरू हो गया। गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांस ने पेरिस से बाओदाई को बुलाकर, अब देखो राष्ट्रवादियों ने भगा दिया था ना बाओदाई को, अभी पीछे पड़े थे। 2 अगस्त को 25 अगस्त 1945 को बाओदाई, पुराना राजवंश का जब शासन हो गया, जब जापान की सेना भाग गई तो बाओदाई शासन में आ गया। जब राष्ट्रवादियों ने विरोध किया तो बाओदाई भाग के फ्रांस चला गया। अब फिर से पेरिस से बाओदाई को बुला लिया और वियतनाम का शासक बना दिया बाओदाई को। चूँकि फ्रांस को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनामी लोग जो हैं बाओदाई का समर्थन करेंगे, ठीक है, इसलिए उसने ऐसा किया कि चलो उसके देश में ही कुछ जनता जो है बाओदाई का समर्थक जो है सो हमारा समर्थन कर देगा, इस तरह से हम वहाँ पर अपनी शासन बनाए रखने में कामयाब हो जाएंगे। अब बता रहा वर्ल्ड वार तो ख़त्म हो गया ना, अब तक पूरा विश्व 2 खेमों में बंट चुका था, पूंजीवादी एवं साम्यवादी। पूंजीवादी देश सो यथा जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन भी फ्रांस को प्राप्त था। इससे हो चिन मिन को कुछ परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि अभी तक वह पूर्ण साम्यवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। और साम्यवादी को कौन सपोर्ट कर रहा था? रसिया, चाइना, ठीक है ना। अब चीन भी स्वतंत्र हो गया लगभग में। उसके संयुक्त मोर्चे में गैर साम्यवादी राष्ट्रवादी ताकत भी था, पूरा साम्यवादी नहीं है। हो चिन मिन के साथ ऐसे लोग भी हैं जो साम्यवादी नहीं हैं, गैर साम्यवादी राष्ट्रवादी ताकत भी थी। परंतु 1949 में हो चिन मिन ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया। जहां चीन में जैसे सरकार बना था ना, वैसे ही हम भी सरकार बनाएंगे, उसी को अपना आदर्श मान लिया और पूर्णतः साम्यवादी बन गया। 1950 में रूस और चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी, क्योंकि यहाँ भी साम्यवाद है। पूंजीवादी देश नहीं चाहते कि साम्यवाद का प्रसार हो, समझे। तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस का सहयोग करे कि साम्यवाद नहीं फैले दुनिया में, सब जगह कम्युनिज्म आ जाए, क्योंकि इन देशों में लोकतांत्रिक सरकार थी ना, तो वहाँ भी साम्यवाद आ जाता तो उस सरकार में तो चलाने वाले को तो सत्ता छोड़ना पड़ता ना, इसीलिए। अब इस प्रकार रूस और चीन वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दिया 1950 में। साथ ही अत्यधिक सैनिक और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन की सरकार थी और दक्षिण वियतनाम में फ्रांस समर्थित बाओदाई की सरकार। लाओस, कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। लाओस एवं कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। गुरिल्ला सैनिक लाओस, कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते और पुनः जंगल में छिप जाते। अब वियतनाम का नक्शा देखा ना किस तरह से है, कल दिखाए थे ना। इसी क्रम में दिएन बिएन फू पर गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया। इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरीके से हार गया। लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा एवं दिएन बिएन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। तो अभी जो है ना वियतनाम 2 भाग में बट गया। उत्तरी वियतनाम में सरकार हो गया राष्ट्रवादियों का, हो चिन मिन का, और दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार है। तो ये वियतनाम वाले क्या कर रहे हैं, कंबोडिया लाओस के रास्ते आ रहे हैं, जंगल से छिपाते आक्रमण करते हैं बाओदाई की सरकार के सैनिकों पर या फ्रांसीसी सैनिकों पर, फिर भाग जाते थे।
अब यहाँ पर फिर क्या किया है कि बड़ा आक्रमण कर दिया दिएन बिएन फू पर, और गुरिल्ला सैन्य को जो दक्षिणी वियतनाम में और यहाँ पर भयंकर आक्रमण किया, फ्रांस हार गया। तो इस तरह से दिएन बिएन फू पर साम्यवादियों का अधिकार हो गया। अब अमेरिका घुस गया इसमें। अब जब देखा ना फ्रांस से नहीं संभला तो अमेरिका बमबारी करना शुरू कर देगा। किसी तरह से साम्यवाद का सरकार ना बने इसके लिए वो बम मारता रहेगा, लेकिन रसिया और चाइना उसको सपोर्ट करते रहे, अंत में बहुत ज़्यादा मारेगा। देखो पढ़ो। अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था ने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। साम्यवादियों के विरोध में उसने इसकी घोषणा भी कर दी कि हम साम्यवादियों की सरकार नहीं रहने देंगे। चूंकि रूस एक पक्ष का पहले से ही समर्थन कर रहा था। किसका कर रहा है? हो चिन मिन का, उत्तरी वियतनाम में जो सरकार है उसका। अतः लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। समझे? जैसे इसीलिए आज ना अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रहा है, क्योंकि वियतनाम में जब युद्ध हुआ तो उत्तरी वियतनाम को अमेरिका कितना भी मारा तो उत्तरी वियतनाम को रसिया मदद करता रहा, अंतिम में कैप्चर नहीं कर पाया। उसी तरह से अभी यूक्रेन में हो रहा है कि रसिया मार रहा है, चाहता है कब्जा करे, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि इसको कब्जा नहीं करने देंगे। तो सेम टू सेम वही परिस्थिति चल रहा है। ऐसा ही मारकाट उस समय अमेरिका मचाया, रसिया सपोर्ट कर रहा था। अभी रसिया मारकाट मचा रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, नाटो देश सपोर्ट कर रहे हैं। समझे? इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौता में पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, देखो ब्लू वाला वियतनाम है उत्तरी और काला वाला दक्षिणी, मैप में देखो। हनोई नदी से सटे उत्तर के क्षेत्र उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को दे दिया गया। ठीक है, और उसके दक्षिण में दक्षिण वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। यहाँ एक धार्मिक वर्ग भी आंदोलित था, यह था होआ आंदोलन काफ़ी आक्रामक हो गया था। नयो दिन दियम ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। होआ दक्षिणी वियतनाम का ये शासक है नयो दिन दियम। अमेरिका समर्थित सरकार जो बना है ना अभी जेनेवा समझौता में, तो वहाँ उस सरकार का मुखिया नयो दिन दियम है। और दक्षिण वियतनाम में होआ आंदोलन है जो धार्मिक आंदोलन है। तो नयो दिन दियम ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। लाओस और कंबोडिया में जेनेवा समझौता के फलस्वरूप शासन व्यवस्था बदल गई। वहाँ वैध राजतंत्र के रूप को स्वीकार कर दिया गया जेनेवा में, तो बोला कि चलो यहाँ राजतंत्र ही रहेगा, और संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। मतलब मुखिया तो राजा ही रहेगा, लेकिन सरकार चलाएगा वोट से, जो संसद के सदस्य चुने जाएंगे वो। यद्यपि इन्हें तटस्थ देश माना गया कि ये इन तटस्थ देश किस अर्थ में माना गया? ये है देखो लाओस, ये देखो मैप में, ये है लाओस का इलाका और ये है कंबोडिया। ठीक है, तो यहाँ शासन व्यवस्था बदल गया, पुराना राजतंत्र ही है। इनको माना गया कि ये तटस्थ हैं, ना अमेरिका वाले के पार्टी में है ना रसिया वाले के पार्टी में है। फिर भी बता रहा है कि परंतु साम्यवादी प्रभाव जो है ना इन देशों में बढ़ता जा रहा था। साम्यवाद का ये पूरा वियतनाम में प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, तो साम्यवादी का प्रभाव यहाँ और कंबोडिया दोनों जगह होने लगा। दूसरी तरफ अमेरिका इन क्षेत्रों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकने के लिए कृत संकल्प था, इसलिए मारकाट चल रहा था। लाओस में गृह युद्ध, अभी लाओस ये वाला पार्ट अभी दिखाए थे तुमको मैप में। लाओस की राजनीतिक सीमा पूर्व में उत्तरी वियतनाम की सीमा को छूती थी। 1954 में ही स्पष्ट हो गया था कि उत्तरी लाओस के 2 प्रांत फुंगसाली एवं होउ फ्रांस में साम्यवादियों का प्रभुत्व था। देखो उत्तरी लाओस में 2 प्रांत हैं, एक का नाम है फुगसाली और दूसरे का नाम है होउ ऑफ फ्रांस।
वहाँ साम्यवादियों का प्रभुत्व था और वे अपने विस्तार के लिए उद्यत थे। यानी ये दोनों प्रांत में जो साम्यवादी थे वो चाहते थे कि पूरा उत्तरी लाओस पर हम अपना कर ले कैप्चर। जब लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई, लाओस में राजतंत्र हटा दिया गया, संसदीय प्रणाली अपनाया गया अमेरिका के निर्देश से, समझ गए, तो यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब क्या? 6 महीना किसी की सरकार, 1 साल किसी की सरकार, 2 महीना किसी की सरकार, 4 महीना, सरकार हमेशा बदलता रहता है। आज सरकार बदला तो नीति बदल गई, नीति बदल गई जनता परेशान, सब नीति बदल जाता है ना। लाओस और कंबोडिया को पूर्ण स्वतंत्रता को मान लिया गया। यह भी व्यवस्था की गई क्योंकि यहाँ साम्यवादी का सरकार नहीं ना बन रहा है, तो अमेरिका इसलिए इसको स्वीकार कर लिया, इंग्लैंड स्वीकार कर लिया, फ्रांस स्वीकार कर लिया। यहाँ साम्यवादी नहीं रहेगा तो लोकतांत्रिक सरकार रहेगा, तो रहने दो, ठीक है ना। वो किसी तरह से चाहते थे कि साम्यवाद नहीं फैले विश्व में। यह भी व्यवस्था की गई कि 1956 के मध्य के पहले यह भी व्यवस्था किया गया, लाओस और कंबोडिया को तो स्वतंत्र मान लिया गया, और ये भी व्यवस्था किया गया कि 1956 के मध्य में एक तरह से संपूर्ण वियतनाम का चुनाव द्वारा एकीकरण करके एक सरकार का गठन किया जाए कि पूरे वियतनाम में फिर से वोट कराएंगे। वियतनाम 2 भाग में बांट दिया तो वियतनाम के लोग तो बंटना नहीं चाहते हैं, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि पूरा वियतनाम का एकीकरण करके सरकार ऐसा बनाए जैसा जनता चाहे, है ना। यदि जनता ऐसा चाहे, जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन के देखभाल के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना, जिसके सदस्य भारत, कनाडा और पोलैंड थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी किया कि जेनेवा समझौता का पालन हो। जेनेवा समझौता ने तत्कालीन रूप से कुछ शांति अवश्य दी, परंतु तुरंत ही हिंद चीन में उथल पुथल आरंभ हो गया। अब जेनेवा समझौता में क्या हुआ था? जेनेवा समझौता में क्या हुआ? जेनेवा समझौता में पीछे पढ़े ना अभी, जेनेवा समझौता में क्या हुआ? जेनेवा समझौता में ये हुआ था ना कि उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार रहेगा, दक्षिणी में। जेनेवा समझौता में क्या हुआ था? जेनेवा समझौता में यही सारी बात हुआ कि लाओस और कंबोडिया में राजा की सरकार रहेगी, राजतंत्र रहेगा, और उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार रहेगी, दक्षिणी वियतनाम में नयो दिन मिन्ह के नेतृत्व में अलग सरकार रहेगी, जिसको अमेरिका का समर्थन था। तो बता रहा है कि परंतु जेनेवा समझौता ने तत्कालीन रूप से कुछ शांति अवश्य दिया, परंतु तुरंत ही हिंद चीन में उथल पुथल आरंभ हो गया, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन्ह की सरकार सुदृढ़ हो गई, मजबूत हो गया और पूरे वियतनाम के एकीकरण पर विचार करने लगी। परंतु दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इसके विपरीत थी। अमेरिका समर्थित बाओदाई सरकार का संचालन नयो दिन दियम के हाथों में था। तो नयो दिन दियम क्या कर रहा, उसके बारे में पढ़ी। इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीति पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए। अब साम्यवादी के साथ साथ अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाई हैं, पुराने राजघराने हैं उसके 3 सौतेले भाई हैं, वो साम्यवादियों के साथ में, और अलग अलग चाहते हैं कि किसी तरह से लाओस पर अपना कब्जा कर ले। इसमें पहला राजकुमार सुवन फुमा जो था वो तटस्थतावादी था, यानी वो किसी पार्टी में नहीं था। दूसरा राजकुमार है सुफन बोंग, जो पाथेट लाओ के नाम से विख्यात था। सुफन बोंग जो पाथेट लाओ के नाम से विख्यात था और अपना सैन्य संगठन बनाकर संपूर्ण लाओस में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता था। तीसरा राजकुमार फूमी नोसवान दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाला था।
तो ये तीनों तीन रास्ते के राजकुमार हैं। इन तीनों के आपसी राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष ही लाओस के अस्थिरता का कारण था। यानी लाओस में जो लड़ाई चल रहा था, ये तीनों अपना चाहते थे कि हमारा वर्चस्व हो जाए। उस पर रूस और अमेरिका दोनों गुटों का समर्थन कर रहे थे और हस्तक्षेप कर रहे थे, जिस कारण लाओस में अस्थिरता था। थोड़ा सा और पढ़ना है। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। शुरू में 25 दिसंबर 1955 में लाओस में क्या हुआ, पढ़ने पर ध्यान दो। चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवर्ण फुमा जो तटस्थतावादी है उसके नेतृत्व में सरकार बनी। तो सुवर्ण फुमा का पाथेट लॉ ने विरोध किया और गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया। है तो दोनों भाई, सुवर्ण फुमा और पाथेट लॉ में समझौता हो गया। और पाथेट लॉ की पार्टी है नियो लियो हक्सत, उसके सदस्यों को भी सरकार में जगह मिल गया। यह स्थिति अमेरिका के लिए असह्य है। काहे असह्य है? तो पाथेट लॉ कौन है ना? ये साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहता है, समझे? तो सुवर्ण फुमा के साथ पाथेट लॉ मिलकर सरकार चलाने लगा, तो अमेरिका को दिक्कत होने लगा कि ये तो साम्यवादी सब वहाँ के सरकार में शामिल हो गया। समझ गए? चूँकि पाथेट लॉ वामपंथी था, अमेरिकी षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों में समझौता फिर से टूट गया। पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच तीसरे भाई जनरल फुमी नौसवान को मौका मिल गया। उसने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करके दक्षिणपंथी सरकार बना लिया। 3 माह बाद फिर से तख्ता पलट हुआ और कैप्टन कांगली के नेतृत्व में सैनिक सरकार बन गया। उसको भी हटा दिया, फुमी नौसवान को भी हटा दिया। परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर, फिर तीनों भाई मिल गए आपस में, खुद के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कैप्टन कांगली कैप्चर कर लिया तो फिर तीनों भाई मिल गया और मिल के कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया। इस तरह से लाओस एक भयंकर गृह युद्ध में फंस गया। लाओस के गृह युद्ध में अमेरिका रूस का परोक्ष सहभागिता था ने एक बार फिर विश्व शांति को खतरे में डाल दिया। तब भारत ने जनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित करने का मांग उठाया। अंततः इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना तय हुआ, जिसमें लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी पर रूस और अमेरिका भी सहमत हो। मतलब 14 राष्ट्र को बुलाया और साथ साथ उसमें बुलाया कि ये तीनों भाई जो हैं, ये तीनों भाई भी प्रतिनिधि को अपना भेजे और यहाँ पर आपस में समझौता करें। मई 1961 में यह सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान कर और मंत्रिमंडल भी बना। परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। चूँकि अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, अतः चुनाव द्वारा सुवर्ण फुमा को प्रधानमंत्री फिर से बना दिया गया। ये तटस्थवादी है। और सुफन बोंग उप प्रधानमंत्री बना, ठीक है, तीसरा भाई। और साम्यवादी पाथेट लॉ जो है, जिसके कारण विरोधी हो गया। और सन 1970 में लाओस पर आक्रमण करके जार्स के मैदान पर कब्जा कर दिया। हालांकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी किया, परंतु पाथेट लॉ के आक्रमण को रोका नहीं जा सका। तो रसिया मदद कर रहा है ना इसको, और चीन मदद कर रहा है। तो रूस ने लाओस पर आक्रमण और उसकी बिगड़ती स्थिति की जिम्मेवारी अमेरिका पर डाल दिया। अमेरिका के खुलकर युद्ध में आ जाने से यह जटिल स्थिति उत्पन्न हुई। देखो ये लोग ही मरे पड़े हैं, देखो फोटो में। थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा। हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश कर गया, ठीक है। 1971 में
हजारों दक्षिणी वियतनाम के सैनिक लाओस में प्रवेश कर गया। दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार है? अमेरिका समर्थित सरकार है, समझ गए। तो अमेरिका बमबारी भी कर रहा है और वहाँ से सेना भी भेज दिया कि जाओ लाओस पर कब्जा करो। लाओस पर क्यों कब्जा करो? लाओस पर क्यों कब्जा करो? तो लाओस पर सुबन फुमा बना है जो तथस्थतावादी है, और सुफन बोंग जो है जो दक्षिणपंथी है, ठीक है। अब पाथेर लॉ जो उसका तीसरा भाई है जो बीच वाला है, वो साम्यवादी को चाहता है, साम्यवाद सरकार चाहता है, ठीक है ना। तो ये क्या किया है? घुस के उसके मैदान पर कब्जा कर रखा है, जॉर्ज के मैदान पर। तब उसने अपनी सेना भेज दी। इसके साथ साथ अमेरिकी सैनिक, युद्धक विमान एवं बमवर्षक हेलीकॉप्टर भी थे। इनका उद्देश्य हो चिन मार्ग पर कब्जा करना था। हो चिन के नाम पर हो चिन मार्ग बना है जो सड़क है, समझे। उसी सड़क से सारा रसद सेना सब वियतनाम का आता जाता है। तो चाहता है किसी तरह से हो चिन मार्ग पर कब्जा कर लेंगे ना, तो उसको इधर आने नहीं देंगे, उसका सैनिक या बाकी कोई भी सामान आने नहीं देंगे। तो इस तरह से उसको काट देंगे तो हमारा सरकार रह जाएगा। पाथेर लॉ ने रूस और ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे अमेरिका पर दबाव डाल करके उन्हें रोके, हो चिन मिन पर वो कब्जा ना करे। परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दिया। चीन सीधा धमकी दे दिया। पहले अमेरिका को लगा कि वह युद्ध जीत लेगा, परंतु हो चिन मार्ग क्षेत्र पर जाकर उसकी सेनाएं फंस गई। लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसके लिए वापस लौटना ही एकमात्र उपाय बच गया। इस तरह से अमेरिका अपने आक्रमण में वामपंथ के प्रसार को नहीं रोक पाया, ठीक है। तो ढेर सारी बातें हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। विश्व के राजनीति में आगे भी बात पढ़िएगा, साइड से भी किताब, तब ये जाकर मैटर पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके।